हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्रिलियंट लॉन्चर में। आज हम लोग टॉपिक डील करेंगे सॉलिड स्टेट, जो हमारे चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट चैप्टर जो अपन चल रहे थे, यानी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो अपन पढ़ रहे थे, उसी को अपन आगे डील करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार ब्रीफ दे देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। देखो, हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड से क्लासिफिकेशन से आयनिक, कोवेलेंट, ये सबको पढ़ते हुए यूनिट सेल के बारे में देखा था। ये यूनिट सेल का डायग्राम है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखा था, सेंटर्ड और प्रिमिटिव। सेंटर के दो टाइप, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। प्रिमिटिव में कैलकुलेट किया था तो नंबर ऑफ एटम्स कितने निकले थे, 1। बॉडी सेंटर्ड में 2, फेस सेंटर्ड में 4। ठीक है, इसलिए मैं एक क्लास में पढ़ी थी। नेक्स्ट हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था एटॉमिक रेडियस के बारे में कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बताई थी, लाइक वैलेंस सेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये न्यूक्लियस कहलाता है ना, और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट का डिस्टेंस उसका एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। फिर हम लोगों ने जाना था डेंसिटी के बारे में। ये नॉर्मल डेंसिटी थी, जिसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था पर्टिकुलरली यूनिट सेल के लिए डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें एवोगैड्रो नंबर का इंप्लीमेंटेशन होता है, प्लस इसमें हर एक अलग अलग टाइप के क्यूब में अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सिंपल में 1, बॉडी में 2, फेस में 4, ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका था। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट उसमें डील किया था कुछ क्वेश्चंस डेंसिटी से रिलेटेड। तो आपको अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया था जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी थी। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिया था। होप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सभी लोगों ने ये होमवर्क क्लियर किया होगा, अपना होमवर्क किया होगा। और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि अगर आपको ये ना बन रहा हो तो। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बता देता हूँ पहले अपन। ठीक है, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर अपन आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, क्वेश्चन में बोला है कि एक कंपाउंड है, यानी एक सब्सटेंस बना हुआ है CuCl का, यानी कॉपर क्लोराइड। ठीक है, CuCl का एक क्रिस्टल बना हुआ है। ठीक है, इस क्रिस्टल का क्यूबिक स्ट्रक्चर है। क्यूबिक स्ट्रक्चर किसके टाइप का, लेकिन ZnS टाइप का। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही जब मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा था तब बता दिया था कि जो ZnS होता है, जिंक सल्फाइड, उसका FCC स्ट्रक्चर होता है। और FCC होने की वजह से उसके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। ठीक है, दी हुई है कि अगर CuCl जो कंपाउंड है उसकी अगर डेंसिटी 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो अपने को फेस एज कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ फेस एज कैलकुलेट करना है उस यूनिट सेल का, यानी लेंथ ऑफ फेस एज यानी आपको ए कैलकुलेट करना है। कुल मिला के आपको ए की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर मैंने आंसर मेंशन कर दिया था कि अगर जैसे आप क्या सॉल्व करते हो और अगर आपका आंसर ये आता है अप्रोक्सीमेटली तो आपका आंसर सही है। ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको हर बार बोलते आ रहा हूँ, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो सबसे पहले गिवन लिखो। तो गिवन में क्या आएगा, गिवन में सबसे पहले आ जाएगा डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ CuCl ब्रैकेट में D इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा क्या दिया है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ CuCl इज इक्वल्स टू स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड ZnS दैट इज इक्वल्स टू FCC स्ट्रक्चर। दिस इंप्लाइज Z की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ठीक है, अपने को A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था D इज इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन ए क्यूब NA। ये अपना फॉर्मूला था, यानी डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z नंबर ऑफ एटम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल इनटू इट्स मास अपॉन ए क्यूब दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड इनटू NA। NA क्या हुआ आपका, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, NA क्या हुआ आपका, एवोगैड्रो नंबर। क्लियर हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सोचो कि हम लोगों को क्या निकालना है और क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर अपने को Z दिया हुआ है, देखो Z की वैल्यू 4। M दिया हुआ है, मास दिया गया, ओहो नहीं दिया, कोई बात नहीं। Na दिया है, हाँ Na की वैल्यू कांस्टेंट होती है। Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ठीक है, और ये हो गया क्लियर। अब अपने को ए क्यूब दिया है क्या, नहीं दिया। एम दिया है क्या, नहीं दिया। एक्चुअली आप एक बात देखो कि एम की वैल्यू आपको दी गई नहीं है, लेकिन एम की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए, अरे भैया एम क्या है ये बताओ मुझे पहले। मास है, किस चीज का मास है, ऑब्वियसली उस यूनिट सेल का मास होगा जिससे ये बना है करके। तो जाहिर सी बात है ना भैया, यूनिट सेल किसका है, CuCl का। तो आपको यहाँ पर जो मास लिखना है वो किसका लिखोगे आप, CuCl का मास लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर आप जो मास लिखोगे वो किसका लिखोगे, CuCl का लिखोगे। तो अगर आप यहाँ पर मास निकालते हो CuCl का
तो कैसे निकालोगे? तो पहले मैं आपको वो सिखा देता हूँ कि CuCl का मास कैसे निकालोगे। देखो CuCl क्यूप्रस क्लोराइड, सॉरी कॉपर क्लोराइड, ये क्या आएगा? Cu का मास कितना हुआ? 63.5 होता है, ठीक है, प्लस क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5 होता है। तो इसको ऐड करो, कितना आएगा? ऐड करोगे तो आपको वैल्यू आएगी 99। और अगर आपको किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकालने नहीं आता तो पैनिक मत हो, मैं इसके लिए अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस वहां से जाकर इसको आप देख सकते हो, अगर आपको पर्टिकुलरली मॉलिक्यूलर मास निकालने में कोई दिक्कत होता है तो। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, अभी यहाँ पर ध्यान दो, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ये आपका क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ। तो डी इज इक्वल्स टू जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए हुआ। ठीक है, अब इसमें अपने को वैल्यू पुटअप करनी है, तो चलो वैल्यू पुटअप करें अब इसमें। तो वैल्यू क्या क्या दी हुई है? तो देखो वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या क्या दी हुई है, क्योंकि बार बार मुझे पेज पलटना पड़ेगा नहीं तो। वैल्यू डेंसिटी की दी हुई है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दी हुई है। जेड की वैल्यू यहाँ से अपन निकाले 4, एम की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की 99, एन यानी एवोगैड्रो की नंबर अपनी वैल्यू पता है 6.022 इंटू 10⁻23, एंड ओवरऑल अपने को यहाँ से निकालना क्या है? ए निकालना है। लेकिन आप एक बात नोटिस करना, डी का जो फॉर्मूला है डी इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब एन ए, यहाँ पर ए नहीं निकलेगा, यहाँ पर आप निकालोगे तो ए क्यूब निकलेगा, ये बात ध्यान रखना। आपको निकालना ए है लेकिन वैल्यू आपकी ए क्यूब की निकलेगी यहाँ से, तो पहले आप ए क्यूब निकाल लो, बाद में उसमें क्यूबिक रूट लगा देंगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, चलो ऐसा कर लेते हैं। तो इसको करेंगे तो कैसे होगा? तो देखो सबसे पहले ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर दो प्रोसेस है, आइदर आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू को पुटअप कर दो और ए क्यूब की वैल्यू निकाल लो, और या तो फिर सबसे बेस्ट होता है आप ए क्यूब के लिए फॉर्मूला बना लो। यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू निकालनी तो इसको इधर भेज दो तो डी इधर आ जाएगा, तो ए क्यूब इधर चला गया तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन डी नीचे आ जाएगा, डी इंटू एन ए। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू लिख लिए, ए क्यूब इज इक्वल्स टू जेड की वैल्यू 4 दी हुई है, 4 इंटू एम की वैल्यू 99 दी हुई है, अपॉन डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3.4 इंटू एन ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो चलो करके देखते हैं क्या आएगा करके। तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 3 2 जा 6, 333 जा, मैंने अप्रॉक्सीमेट लिया है, फिर से आप देख सकते हो। ठीक है, और क्या लूँ? 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1.7 जा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको डिवाइड करो, 33 डिवाइडेड बाय 17, सॉरी 1.7 इंटू 10⁻23। सबसे पहले 10⁻23 ऊपर चला गया तो यहाँ मिला, यहाँ मिलेगा आपको वैल्यू 33 इंटू 10⁻23 डिवाइड, सॉरी 10⁻23 प्लस 23 ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा, और अपॉन 1.7। तो यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू निकलेगी, 33 को डिवाइड करूंगा 1.7 से तो आएगी वैल्यू आपकी 19.334 19.34 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो इसमें क्यूबिक रूट लगाना पड़ेगा दोनों साइड मेरे को। तो अब देखो मैं इसको क्यूबिक रूट लगाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैं इसको क्यूबिक रूट लगाऊंगा तो ए क्यूब इक्वल्स टू, ठीक है, क्या आएगा? इधर क्या दिया हुआ है? 19.34 इंटू 10⁻23। अब इसमें मैं क्यूबिक रूट लगाता हूँ दोनों साइड, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा पावर का, क्यूबिक रूट मतलब यही होता है, ये 3 तो कट गया, तो यहाँ से वैल्यू ए की निकल जाएगी। अब यहाँ पर 19.34 का क्यूबिक रूट क्या होगा और 10⁻23 का क्या होगा? तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि पावर जो है वो 10⁻23 है, 23, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता, तो पावर को ऐसी कन्वर्ट करनी जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो नियरेस्ट नंबर क्या है? 22 है कि 24 है? तो ऑब्वियसली 24 है, तो इसको 24 में कन्वर्ट करेंगे। अभी 10⁻23 है तो इसको -24 करने के लिए एक बार पॉइंट इधर और खिसका दे तो वो 10⁻24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 193.4 इंटू 10⁻24। अब इसका होल पावर 1/3 यानी क्यूबिक रूट। तो अब इसका जब 193.4 का क्यूबिक रूट निकालोगे आप तो इसकी वैल्यू आएगी 5.8 समथिंग इंटू, अभी 10⁻24 का क्यूबिक रूट करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 3 1 जा और ये 3 8 जा, तो 10⁻8। तो ए की वैल्यू कितनी मिली आपको? 5.8 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। क्या हुआ? सेंटीमीटर। क्लियर हुआ आपको कि ये आपका हुआ एज लेंथ। तो जो उस क्वेश्चन में पूछा था ना, इस क्वेश्चन में
कि यहाँ पर अपने को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ फेस एज यानी एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ए निकालने बोला था मैंने आपको, ए निकल गया। ए की वैल्यू कितनी आई 5.8 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर कैसे पता चला, तो डेंसिटी का यूनिट जो लिखे थे अपन ध्यान दो, यहाँ पर डेंसिटी क्या था सेंटीमीटर में था, तो ऑब्वियसली लेंथ भी किस में आएगा आपका सेंटीमीटर में। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये था आपका लास्ट क्लास का होमवर्क था जो मैंने अभी आपको करा दिया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं जितने भी होमवर्क यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सब आप करो डेफिनेटली, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलो अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपना 4th लेक्चर पढ़ेंगे अपन सॉलिड स्टेट से रिलेटेड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइड के बारे में। तो पहले तो मैं आपको वॉइड का मतलब ही समझा देता हूँ। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। ठीक है, वॉइड का मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्पेस यानी वैकेंट स्पेस और एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। वैकेंट यानी भी खाली होता है, एम्प्टी यानी भी खाली होती है। तो खाली जगह को क्या बोलते हैं अपन, वॉइड बोलते हैं। तो वॉइड का मतलब क्या होता है, खाली जगह। कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में। अब ये कैसी कोई बात होगी, देखो आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था पहले कि जितने भी यूनिट सेल्स होते हैं वो सारे यूनिट सेल्स बनते हैं एटम्स के अरेंजमेंट से। जैसे मैंने आपको बताया था, याद है, ये इसको ले लो सिंपल वाले को, देखो ये सिंपल क्यूबिक है, ये कैसे बना है, तो एटम्स जब अरेंज हुए 3 डायमेंशन स्पेस में लैटिस साइट में, तब जाके क्या बना रहे, क्रिस्टल लैटिस या फिर यूनिट सेल बना रहे हैं लोग। तो यही एटम्स अरेंज हुए ना, तो ये एटम्स जब अरेंज होंगे तो एटम्स कैसे अरेंज होंगे, देखो एक एटम है, उसके बगल दूसरा एटम आएगा, इसके बगल तीसरा एटम आएगा, इसके बगल चौथा एटम आएगा, पांचवा एटम, वैसे फिर नीचे भी अरेंजमेंट होगा, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार, पांच, ऐसे एटम अरेंजमेंट रहेंगे। ऐसी एटम अरेंज हो के क्या बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं, यानी यूनिट सेल बनाते हैं। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पर तो एटम चिपका चिपका है, यहाँ एटम दूर दूर है। भैया ये एटम भी चिपके हुए हैं, ये एटम के साइज काफी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर उतना बड़ा बड़ा मैं साइज एटम बना दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको एक बात बताऊं, आपको जो लेंथ दिख रहा नहीं है जिसको एज ऑफ द क्यूब बोलते हैं अपन, ये जो ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ये इतना बड़ा, ये पूरा, ये एक्चुअल में क्या है पता है आपको, ये एक्चुअल में उसका बॉन्ड लेंथ है। किस चीज का बॉन्ड लेंथ है, ये दो एटम्स का, एक ये एटम और एक ये एटम, ये दो एटम आपस में बॉन्डिंग के थ्रू तो कनेक्ट रहेंगे ना, कुछ बॉन्ड बना के, तो यही वो बॉन्ड है जो आपको एज के तौर पे दिख रहा है। एक्चुअल में क्या है, ये बॉन्ड है उनका जो आपको एच के तौर पे दिख रहा है। क्लियर हुआ आपको, तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा अभी कि मैं क्या बताना चाह रहा था कि एज लेंथ और उसमें एटम में, और जो एटम्स के अरेंजमेंट होते हैं उनमें जो उनके बीच का जो बॉन्डिंग होता है वही उनका एज लेंथ बनाता है करके। तो एटम्स ऐसे अरेंज होते हैं, तो जब एटम्स अरेंज होते हैं तो अरेंजमेंट की वजह से, जैसे देखो नोटिस करना, ये एक एटम हो गया, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर बनाऊँ आपको थोड़ा सा, ठीक है, तो देखो जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ थोड़ा सा कुछ बड़ा सा, मैं ले लेता हूँ कुछ स्पेस, बड़ा सा स्पेस मैं ले लूँ समझाने के लिए आपको, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर। चलिए अब देखना इधर, मैं यहाँ पर आपको ना एक आइटम बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ये आइटम मैं बना रहा हूँ, ये एक आइटम हो गया, ठीक है। अब इसके बगल में दूसरा आइटम अटैच्ड होगा, ठीक, ये कुछ इस टाइप से, ठीक। अब इसके नीचे एक और आइटम अटैच होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है, मैं थोड़ा सा एकदम एग्जैक्टली तो बना भी नहीं पा रहा मैं, ठीक है। तो ये चलो ठीक है, तो ये तीन आइटम्स अरेंज हो गए, आपको दिख रहे होंगे एटम, जितना स्पेरिकल मेरे से बन सका मैंने बना दिया, ठीक है। अब देखो ये एटम कितने भी अच्छे से अरेंज हो जाएं, कितने भी अच्छे से अरेंज हो जाएं, लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान से देखो, ये जो येलो कलर का मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये स्पेस दिख रहा है आपको, ये स्पेस छूटेगा ही छूटेगा, कितना भी अच्छे से आप एटम को कितना भी क्लोजली या कितना भी टाइटली आप उसको पैक कर लो, लेकिन ये स्पेस छूट ही जाएगा। तो यही स्पेस जो छूटता है एटम के अरेंजमेंट के बीच में, इसी को अपन वॉइड बोलते हैं। क्लियर हुआ, वॉइड किसको बोलते हैं जब एटम्स को अरेंज करते हैं अपन, ठीक है, तो जब एटम अरेंज होता है, तो एटम जब अरेंज होता है तो उनके बीच में ना एक खाली स्पेस छूट जाता है, और वही खाली स्पेस क्या कहलाता है, वॉइड कहलाता है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, इस वॉइड में, ये वॉइड इतना छोटा होता है कि इस वॉइड में कोई एटम नहीं रखा सकता। जैसे मान के चलो ये वाला स्पेस खाली है, यहाँ पर एटम ही नहीं है, एटम है ही नहीं, तो क्या इसको मैं वॉइड कंसिडर करूंगा,
तो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वॉइड एक ऐसा एम्प्टी स्पेस होता है जहां पर कोई एटम को रखा ना जा सके, यानी कि उसका साइज एटम के साइज से छोटा होना चाहिए, तब जाके अपन उसको क्या कंसिडर करेंगे, वॉइड कंसिडर करेंगे। तो आपको समझ में आया वॉइड क्या होता है करके, ठीक है। तो वॉइड को अगर अपन डिस्कस करें तो वॉइड कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो वॉइड कितने टाइप का होता है, तो वॉइड को डिस्कस करें तो वॉइड होता है दो टाइप, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये हो गया एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये नाम है वॉइड्स के। अब कैसे इनका डिवीजन हुआ है, यानी क्यों टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो देखो यहाँ पर इनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के हिसाब से इनका वॉइड बनाया गया है, यानी कि जिस स्ट्रक्चर में कोई एटम अरेंज्ड होगा, ठीक है, जिस भी स्ट्रक्चर में कोई एटम अरेंज्ड होगा, उस स्ट्रक्चर में जिस भी स्ट्रक्चर में वो एटम अरेंज होगा, उस स्ट्रक्चर में अगर कोई वॉइड क्रिएट होता है, ठीक है, जैसे मान के चलो एक एटम है इस स्ट्रक्चर में अरेंज हो रहा है वो, ठीक है, अगर कोई एटम है जो इस स्ट्रक्चर में अरेंज हो रहा है, तो अगर कोई एटम है जो इस स्ट्रक्चर में अरेंज हो रहा है, तो उस एटम के बीच में अगर कोई वॉइड क्रिएट हो गया तो वो वॉइड उस स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर देखो टेट्राहेड्रल वॉइड, अब इसका नाम टेट्राहेड्रल वॉइड ही क्यों पड़ा, तो वो देखते हैं। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड एक्चुअली में होता क्या है, ये एक ऐसा फ्री स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस होता है, जो कि टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर में क्रिएट होता है। देखो क्या लिखा है, द वैकेंट स्पेस क्रिएटेड बिटवीन अ टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, यानी एक ऐसा वॉइड जो कि टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्रिएट होगा, उस वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड बोला जाएगा। जिस भी अरेंजमेंट में पार्टिकल है, उस अरेंजमेंट में जो वॉइड क्रिएट होगा वो उसी स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाएगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, ये एक ऐसा वॉइड है जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्रिएट होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होपफुली सबको पता होगा, नहीं पता तो ध्यान दे लो, समवॉट कुछ इस टाइप का बनता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। आप लोग पढ़े होगे मीथेन का, है ना, अपन पढ़े 11th क्लास में, आपको याद होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है जो सिंपली कुछ इस टाइप से बनता है, ये होता है आपका टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखो ये देख, सेंटर में एक एटम, ये इसका क्या है, आपका टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है आपका, और इसी के बीच में जो वॉइड क्रिएट होगा, यही वॉइड क्या कहलाएगा, टेट्राहाइड्रल वॉइड कहलाएगा। मैं फिर से बता दूं, वॉइड एम्प्टी स्पेस को बोला जाता है जहां पर कोई एटम फिक्स ना किया जा सके, यानी कि वॉइड का साइज एटम के साइज से छोटा होता है। तो टेट्राहाइड्रल वॉइड समझ में आ गया। वैसे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सर कि ऑक्टाहाइड्रल वॉइड वो वैकेंट स्पेस होगा जो ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर में क्रिएट होगा। वैसे ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, ये सेंटर एटम रहेगा, यहाँ पर इसके अदर सराउंडिंग एटम्स रहेंगे, ठीक है, 6। तो ये क्या क्रिएट होता है, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। यहाँ पर कौन सा क्रिएट होता है, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। तो ये ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर जो क्रिएट हुआ, अगर इसमें कोई वॉइड प्रेजेंट है या वैकेंट स्पेस प्रेजेंट है, तो उस वैकेंट स्पेस को क्या बोलूंगा मैं, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बोलूंगा। क्लियर हुआ, आपको समझ में आया ऑक्टाहाइड्रल वॉइड क्या होता है। मैं यहाँ पर फिर से क्लियर करता हूँ, ध्यान देना। देखो अब एक टेट्राहाइड्रल वॉइड या टेट्राहाइड्रल होल कैसे क्रिएट होते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही जो बताया था, 3 ऐसे बड़े बड़े सर्कल बना के, है ना, यहाँ पर वाला स्पेस वही है, देखो ये बड़े बड़े सर्कल आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पर हिंट आउट करने के लिए देखो ये रेड से मैं पेंट कर दे रहा हूँ, यही आपका क्या है, टेट्राहाइड्रल होल या टेट्राहाइड्रल वॉइड है। ये डायग्राम अगर आपको देखना है तो ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप देख सकते हो एनसीईआरटी की बुक में, समवॉट लाइक पेज नंबर 15 और 16 के आसपास कुछ है ये, ठीक है, एक्जैक्टली मुझे याद नहीं है लेकिन देख सकते हैं आप चाहें तो। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको, इसको नहीं, अभी इसको देखो, आप ये वाला को छोड़ो, आप इसको समझिए, ज़्यादा ईजी है। तो जब 3 एटम्स ऐसे अरेंज्ड है आपस में, ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉइड क्रिएट हो रहा है, यही वॉइड क्या कहलाता है, आपका टेट्राहाइड्रल वॉइड या टेट्राहाइड्रल होल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं इसको बना के बताता हूँ। ये हो गया आपका एक एटम, ये हो गया आपका दूसरा एटम, ये हो गया आपका तीसरा एटम। तो ये वॉइड आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वॉइड आपको क्लियरली दिख रहा है, क्रिएट हो गया। लेकिन अगर इसी के ऊपर एक दूसरा एटम आ जाए जो कि जस्ट इसके अपोजिट अरेंजमेंट का हो, जैसे एक इसमें क्या है, 2 एटम ऊपर और 1 एटम नीचे। अब मैं यहाँ पर एक और बना देता हूँ, 1 एटम ऊपर और 2 एटम नीचे, तो इसके बीच में भी वॉइड क्रिएट हो रहा है, तो ये वॉइड भी टेट्राहाइड्रल वॉइड कहलाएगा, और यहाँ पर भी जो वॉइड क्रिएट हो रहा है टेट्राहाइड्रल वॉइड। लेकिन इस एक लेयर को, ये जो रेड वाला लेयर है और ये येलो वाला लेयर, अलग अलग लेयर है, तो येलो वाले लेयर को अगर मैं रेड वाले के ऊपर रख दूं, या कोई भी एक लेयर को दूसरे लेयर के ऊपर रख दूं,
तो ये दोनों मिलकर भी एक वॉइड क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा दूसरा अगर मार्कर ले लूँ तो कलर दिख नहीं रहा है क्योंकि, ठीक है, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। एक रेड कलर को पहले ले लेता हूँ मैं, और मैं यहाँ पर एक बड़ा स्पेस ले लेता हूँ ये। ठीक है, तो हाँ चलो इसी को ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये एक आइटम क्रिएट हुआ, ये दूसरा आइटम क्रिएट हो गया, और ये तीसरा आइटम हो गया। ठीक है, इस एटम में एक वाइड यहाँ पर क्रिएट हुआ दिख रहा है, ये टेट्राहेड्रल वाइड कहलाएगा। जब भी इस टाइप के अरेंजमेंट होंगे एटम्स के, और उसमें जो वाइड क्रिएट होगा, सिंगल लेयर अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, सिंगल लेयर से बना रहता है ये, सिंगल लेयर अरेंजमेंट। तो सिंगल लेयर अरेंजमेंट में जो वाइड क्रिएट होगा वो टेट्राहेड्रल वाइड होगा। अब एक और लेयर ऐसे ही ले लेता हूँ मैं, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिस्टिंग्विश करके बन जाए। मैंने यहाँ पर रेड कलर ले लिया। चलो अब एक लेयर, एक अरेंजमेंट ऐसा है, एक आइटम ऊपर और दो आइटम नीचे। तो इसमें भी आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर वॉइड क्रिएट हुआ। ये वाला वॉइड भी टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा क्योंकि ये भी सिंगल लेयर अरेंजमेंट है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये रेड वाला लेयर को मैं रख दूं यहाँ पर, साइज थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, ये वॉइड दिख रहा है आपको क्लियरली। अब ये एक सिंगल लेयर अरेंजमेंट है। इस सिंगल लेयर के ऊपर अगर मैं एक और लेयर अरेंजमेंट कर दूं, इस सिंगल लेयर अरेंजमेंट के ऊपर अगर मैं एक और लेयर अरेंजमेंट कट कर दूं, जो कि यहाँ पर बनाया है येलो कलर से, ठीक है, जो कि कुछ इस टाइप से बना हुआ था, याद होगा आपको। ठीक है, ये थोड़ा समझ लेना। तो दोनों में जो कॉमन वॉइड होगा, यानी ये स्पेस जो कि कॉमन है, पहले वाले का कंपेयर करो और अभी वाले का कंपेयर करो। अभी वाले का जो साइज है, वॉइड का जो साइज है वो और छोटा हो गया। अभी वाले का जो वॉइड का साइज है वो पहले के मुकाबले और ज्यादा छोटा हो गया। ठीक है, अभी वाले का जो साइज है, यानी डबल लेयर जब अरेंजमेंट हो रहा है, तो डबल लेयर अरेंजमेंट में क्या हो रहा है, उस वॉइड का साइज और ज्यादा छोटा होते जा रहा है। तो सिंगल लेयर एटम के अरेंजमेंट से जो वॉइड बनता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड, और डबल लेयर के अरेंजमेंट की वजह से जो वॉइड बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं इसको अगर आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं बना बुना है, तो ये देखो, यहाँ पर किसी एक को फोकस में ले लो आप। जैसे आप ये डार्क रेड को कंसिडर करो, पहले डार्क रेड वाली बॉल को। देखो ये एक अरेंजमेंट है, ये वाला आइटम, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम। देखो इनके बीच में जो वॉइड क्रिएट हुआ क्या हुआ, वो टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन इसी डार्क वाले अरेंजमेंट में ये वाला आइटम है, ठीक है, इसी डार्क वाले अरेंजमेंट में अगर कोई और दूसरा अरेंजमेंट हो दूसरे एटम का, तो ये देखो ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे क्रिएट हो रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हो रहा है एक तो इस वाले एटम से, और एक ये छोटे डार्क यानी कम लाइट कलर वाले जो एटम है उसके अरेंजमेंट से। आप कहीं पर भी फोकस कर सकते हो। जैसे आप ये वाला, ये टी टी और टी लिखा है, उसको पहले फोकस करो। अब इस टी 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 को सेंटर मान के चलो, इसका एजम्पशन के लिए, बस है नहीं वैसे ना, वो वाइट को रिप्रेजेंट कर रही है ये। और ये जो छोटा वाला है, ठीक है, ये वाला, इसके वॉइड को, ये ओ है। तो दोनों का जो कॉमन वॉइड रहेगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाता है। ये देखो जैसे यहाँ पर ही, अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये इतना ही बड़ा है मात्र ये। और अब क्लियरली अगर ध्यान से देखो तो दिख रहा है इसके पीछे ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये भी तो वॉइड है ना, लेकिन वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में काउंट नहीं होंगे। वही चीज बता रहा हूं मैं आपको कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, डबल लेयर अरेंजमेंट की वजह से होता है। लिखा है यहाँ पर देखो, दो लेयर क्लोज पैक्ड स्फीयर की वजह से वॉइड क्रिएट होता है। ठीक है, सिंगल लेयर में टेट्राहेड्रल, डबल लेयर में ऑक्टाहेड्रल क्रिएट होता है। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको। तो आप लोगों को टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों क्लियर हो गया आप लोगों को कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है करके। ठीक है, आगे बढ़े अपन नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट पे अपन ध्यान देते हैं, देखना इधर। नेक्स्ट वाला आपको ये तो टॉपिक क्लियर हो गया एटलीस्ट, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। चलो अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन विच एलिमेंट Y फॉर्म्स CCP लैटिस। एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एक एलिमेंट है Y जो कि एक CCP लैटिस बना रहा है। CCP यानी क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, जो अभी तक पढ़ते आए वही है। वो वाला पढ़े थे याद है, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, वही वाला ना। तो इसमें सिंपल क्यूबिक कौन सा होता है मैं बताऊंगा आपको, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर वो बना रहा है Y एटम। और एक एटम X है जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि उस क्रिस्टल में, उस कंपाउंड में जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, उस कंपाउंड में जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे
उसका 2/3 को ये ऑक्यूपाई कर रहा है। कौन? एक्स। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर गिवन लिखता हूँ आपके लिए, देखो ध्यान देना। गिवन सबसे पहला सिंपल है, y फॉर्म्स CCP लैटिस और नीचे x ऑक्यूपाइज या ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड सिंगल लेयर से बनता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड डबल लेयर से। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देना। अब आपको मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि टेट्राहेड्रल वॉइड 3 एटम के अरेंजमेंट से बनता है क्या? नहीं भैया, वो 4 के बनता है वैसे तो। ठीक है, देखो यहाँ पर सेंटर में एक रहेगा जो कंट्रोल करेगा और वैसे 3 एटम इर्द गिर्द रहेंगे। ठीक, चलो अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाता हूँ। एक यूनिट सेल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जितने भी होंगे, 1 2 3 4 5 20 15 जितना भी होगा, एक यूनिट सेल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसका डबल होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे कि अगर मैं आपको काउंट कर रहा हूं, लेट अस सपोज एक यूनिट सेल है जिसके पास एक एटम है, तो उसके पास टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? इसका डबल, यानी 2। अगर लेट अस सपोज एक यूनिट सेल है जिसके पास 2 एटम है, तो उसके पास टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? 4। अगर कोई एक यूनिट सेल है जिसके पास 4 एटम है, तो उसके पास टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? 8। तो आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को? ठीक है, कि भाई जितना भी उसके पास नंबर ऑफ एटम्स होगा उतने उससे डबल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहां पर ये देख लिया था कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे किसी भी एक यूनिट सेल में, जितने भी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, जैसे लेट अस सपोज किसी यूनिट सेल में n नंबर ऑफ एटम्स है, किसी भी यूनिट सेल में n नंबर ऑफ एटम्स है, तो उस यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे? जस्ट उसका डबल, दैट इज 2n हो जाएगा। और उसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? तो उतना ही रहेगा, सेम जितना नंबर ऑफ उसमें एटम्स है। यानी कि अगर कोई यूनिट सेल है, मैं आपको फिर से समझाता हूं, ध्यान देना। अगर कोई यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में लेट अस सपोज 2 एटम है, ठीक है, एजम्पशन के तौर पे 2 एटम है, तो इस पे टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? इसका डबल, दैट इज 4। लेकिन इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? इतना ही जितना एटम है, यानी कि 2। फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज एक यूनिट सेल है जिसके पास 6 एटम्स है, तो इसके पास टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? इसका डबल, दैट इज 12। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? सेम, दैट इज 6। समझ में आया? तो वैसे ही इस क्वेश्चन पे वापस आओ, देखो इस क्वेश्चन पे क्लियरली बोला है कि एक कंपाउंड है जिसके पास y एटम और x एटम है, जिसमें से y एटम CCP लैटिस पे है और x एटम ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो लेट अस सपोज इसके पास n एटम्स है। ठीक है, कितने एटम्स है? n एटम्स है लेट अस सपोज। तो इसके पास टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? फिर इसका डबल, दैट इज 2n। ठीक है, तो इस कंपाउंड के पास कितने एटम्स है? 2n एटम्स है। अब इस 2n एटम में 2/3 जो रहेगा वो उसके टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा। तो इसके पास जो x एटम ऑक्यूपाई कर रहा है वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? टेट्राहेड्रल का 2/3। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है? 2n है। तो 2n का 2/3 ये कौन ऑक्यूपाई करेगा? x एटम। समझ में आया क्या बोला है? x एटम ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है? 2n है। तो 2n का 2/3 कौन होगा? x होगा। तो 2n का 2/3 यानी 2/3 क्या होगा? x एटम होगा। यानी कुल मिला के x एटम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 4n/3। ठीक है, 4n/3 x एटम हुआ आपका। अच्छा, y एटम्स कितना बना रहा है? बोला CCP लैटिस। CCP लैटिस क्या होता है आपका? सिंपल क्यूबिक ही होगा। ठीक है, क्या हुआ? CCP यानी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो एक बार बताओ, सिंपल क्यूबिक में कितने एटम्स होते हैं? एक एटम। यानी n की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 1 मिल गई। पुटअप कर दो, यहां से आपको मिला x कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 4/3। y कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? सिंपल क्यूबिक 1 एटम रहता है तो 1 ही ऑक्यूपाई करेगा। यहां पर से आप इस रेशियो का एलसीएम निकाल लो, क्या मिलेगा? x4 y, एलसीएम लोगे तो 3। तो ये आपके इस कंपाउंड का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तो ये आपका इस कंपाउंड का फॉर्मूला हुआ, तो ये आंसर है आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पूछा था कि एक कंपाउंड दिया गया है, उस कंपाउंड में एक x एटम और एक y एटम है, जिसमें से जो y एटम है वो CCP लैटिस पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं
और जो एक्स एटम है वो जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड है उस कंपाउंड में उसका 2/3 को वो ऑक्यूपाई करता है। तो लेट अस सपोज टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, डबल होता है, तो 2n उसका टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n का 2/3 कितना हुआ, 2n का 2/3 कितना हो गया, 4n/3 हो गया। अब सीसीपी लैटिस ऑक्यूपाई कर रहा है, सीसीपी लैटिस यानी सिंपल क्यूबिक ले लिए, तो सिंपल क्यूबिक पे वो क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। तो y का सिंपल क्यूबिक का आइटम कितना होता है, 1 होता है, तो n की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 1 मिल गई। तो n की वैल्यू 1 पुट अप कर दो, तो 4/3 x ऑक्यूपाई कर लिया, देखो x कितना ऑक्यूपाई कर लिया, 4/3। y बोला सिंपल क्यूबिक पे नॉर्मल आइटम, तो y कितना ऑक्यूपाई करेगा, 1 ऑक्यूपाई करेगा। रेशियो कितना निकला इसका, 4/3:1। इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, तो 4:3 हुआ ये, 4:3 यानी x 4 आइटम और y के 3 आइटम, तो फॉर्मूला कितना हुआ, x4 y3। ठीक है, आपको समझ में आया ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक क्यूबिक सॉलिड है, ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ये क्यूबिक सॉलिड जो है वो 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से 2 एटम, एक एटम है P का और एक एटम है Q का। ठीक है, यानी क्यूबिक सॉलिड है जिस दो एटम से मिलकर बना, एक P और एक Q, जिसमें से जो Q एटम है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ध्यान देना, Q एटम कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो टोटल एक क्यूब का कितना कॉर्नर होता है, 8। मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंपल क्यूबिक याद करो कितने कॉर्नर होते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर देख लो। ये क्यूबिक हुआ आपका, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कॉर्नर हुआ। तो क्योंकि कितने एटम हो गए, टोटल 8 एटम से, लेकिन शेयरिंग हिसाब से अपन किए थे, याद है 8 × 1/8, क्योंकि जो एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, 1/8 उसको शेयर करता है। तो टोटल कितने हुए, 1, यानी क्यू कितना प्रेजेंट हुआ, एक एटम प्रेजेंट हुआ, ये यहां तक कहोगे। एंड पी कहां पर प्रेजेंट है, बोल रहा है बॉडी सेंटर पे, पी कहां पर बोल रहा है, बॉडी सेंटर पे। तो पी कहां पे हुआ, बॉडी सेंटर पे। ठीक है, तो बॉडी सेंटर पे पी हुआ। तो कितनी बॉडी सेंटर होती है, एक ही होती है। कितने लोग शेयर करते हैं, एक ही लोग शेयर करते हैं। तो पी भी कितना प्रेजेंट हुआ, एक ही प्रेजेंट हुआ। नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो पी कितना प्रेजेंट है, एक, तो P1, Q कितना प्रेजेंट है, 1, तो P1Q1 दैट इज PQ इटसेल्फ। यानी उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या निकला, PQ निकला। इसको फिर से रिपीट करूं, देखो Q कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट है Q, तो कॉर्नर पे प्रेजेंट हुआ Q। तो Q जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है उसके पास कितने आइटम है, टोटल 8 आइटम्स है, और रेशियो कितना हुआ, 8 × 1/8 हो गया। तो 8 × 1/8 इसका फॉर्मूला और 1 बना इसका आंसर। पी जो है वो कहां पर है, बॉडी सेंटर पे है, तो एक एटम प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर पे, कितना शेयरिंग होगा, सिंगल शेयरिंग होता है क्योंकि कोई और शेयर नहीं करता, तो 1 × 1 1 हो गया। क्यू कितना प्रेजेंट हुआ, 1, पी कितना प्रेजेंट हुआ, 1, फॉर्मूला क्या बनेगा, P1Q1 यानी PQ। तो आपका आंसर कितना हुआ, PQ, यानी इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, PQ है। क्लियर हुआ आपको ये। ठीक है, एक टॉपिक और देख लेते हैं अपन, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखो ये तो बेसिक है, केमिस्ट्री आपको पता होगा इतना तो, कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा कोई और पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो ये भी एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तब इसमें देखना आप कि जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो डेफिनेटली एक दूसरे के साथ अटैच तो होंगे नहीं, लेकिन अनलाइक चार्जेस क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों क्या होने लगते हैं, क्लोज आने लगते हैं। तो एक कोई भी चार्ज, लेट अस सपोज पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को कितने इससे अपोजिट चार्ज ने घेरा हुआ है, ये इस पॉजिटिव वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नियरेस्ट यानी सबसे पास, नेबरिंग घेरा हुआ पार्टिकल, जो अपोजिटली चार्ज होगा, जो कि पार्टिकल क्या होगा, अपोजिटली चार्ज होगा, जो इसको टच कर रहा है या सराउंड किया हुआ है सेंटर पे। देखो सबका सेंटर पे है ये, तो इसको इसका क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट
एक कोई भी चार्ज को कितने अपोजिट चार्ज ने घेरा हुआ है, ये उस सिंगल चार्ज का क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर ध्यान दो, कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है आपका 3, 4, 6, 8। जैसे कि ट्रायगोनल प्लानर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो ट्रायगोनल प्लानर में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, 3 होते हैं। टेट्राहाइड्रल एक स्ट्रक्चर है, टेट्राहाइड्रल में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऑक्टाहाइड्रल एक स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहाइड्रल में कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्यूबिक है, क्यूबिक में कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई थिंक। देखो देखो बता दो, ट्रायगोनल 1 2 3, तो ये 3 हुआ इसका कोऑर्डिनेशन। टेट्राहाइड्रल 1 2 3 4, 4 हुआ। ऑक्टाहाइड्रल 1 2 3 4 5 6, तो 6 हुआ। क्यूबिक कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हुआ। ये समझ में आया आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर ये बताता है कि एक लाइक चार्ज को कितने अनलाइक चार्ज ने घेरा हुआ है, वो उस पर्टिकुलरली एक सिंगल चार्ज जो सेंटर में रहेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। जैसे लेटर सपोज, ध्यान देना, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको घेरा हुआ है 4 नेगेटिव चार्जेस ने। और एक और केस है जहां पर कोई एक और पॉजिटिव चार्ज है, इसको घेरा हुआ है 5 नेगेटिव चार्ज ने। तो यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4, क्योंकि इसको 4 अलग अलग चार्जेस ने घेरा हुआ है। यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 5, क्योंकि यहां पर इसको 5 अपोजिट चार्जेस ने घेरा हुआ है। तो क्लियर हो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है करके। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रेडियस रेशियो। नेक्स्ट क्या है अपना, रेडियस रेशियो। क्या होता है रेडियस रेशियो, देखो नाम पे ध्यान दो, रेडियस रेशियो, रेडियस का रेशियो। तो अपने को रेडियस का रेशियो निकालना है। अभी तक मैं ये समझ गया कि एक जो क्यूब होता है उस क्यूब में 2 चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो वॉइड प्रेजेंट होता है और एक एटम प्रेजेंट होता है। तो यही 2 चीजों से मिलकर क्या बनता है, क्यूब बनता है, यानी क्रिस्टल बनता है। तो यहाँ पर जो वॉइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं पॉजिटिव, और एटम जो रहेगा या पार्टिकल जो रहेगा उसको कंसिडर किया जाता है नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या बोला जाता है, कैटायन, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या बोला जाता है, एनायन। तो कैटायन और एनायन क्या होता है, समझ में आ गया आपको। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैटायन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एनायन। एक क्रिस्टल में जो वॉइड प्रेजेंट होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, उसमें जो एटम प्रेजेंट होगा वो होता है नेगेटिव चार्ज। तो इनका रेशियो, यानी रेडियस ऑफ कैटायन का रेशियो निकालूं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ एनायन, ये जो रेशियो निकलेगा इसी को बोला जाता है रेडियस रेशियो। तो व्हाट इज रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन का रेशियो टू द रेडियस ऑफ एनायन, टू द रेडियस ऑफ एनायन, इसी को क्या बोला जाता है, रेडियस रेशियो बोलते हैं। तो रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो जो निकलेगा वही चीज क्या कहलाता है, आपका रेडियस रेशियो कहलाता है। वही चीज क्या कहलाता है, आपका रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो क्या होगा, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, या फिर क्योंकि कैटायन किसको कंसीडर किया गया है, वॉइड को किया गया है, तो इसलिए कैटायन की जगह वॉइड भी लिख सकते हैं। तो रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पर स्फीयर क्यों लिखा है, एक बात बताओ, जो एटम होता है वो कौन सा शेप का होता है, गोल होता है। और मैंने आपको पहले क्लियर कर चुका है कि भाई गोल मतलब सर्कल नहीं होगा, क्योंकि सर्कल रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। सर्कल का 3D फॉर्म जो कि स्फीयर कहलाता है ये एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में। तो गोल का मतलब स्फीयर होगा। तो एटम कौन सा शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, इसलिए यहाँ पर एटम की जगह क्या दिया गया है, स्फीयर दिया गया है। तो अगर आप कैटायन की जगह वॉइड कंसीडर करोगे तो आपको एनायन की जगह क्या कंसीडर करना पड़ेगा, स्फीयर कंसीडर करना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर इसका फॉर्मूला बनेगा। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन, ये कहलाता है रेडियस रेशियो। क्लियर है। अब इस रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर में कुछ रिलेशन है, उस रिलेशन को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, उस रिलेशन को अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है बस। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बने रहिएगा ब्रिलियंस लॉन्चर से, आगे अपन और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।